नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम बात करेंगे सम्मान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल 2022 के विज्ञप्ति पर। आज हम इस विज्ञप्ति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप सभी पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी इसी तरह विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो सूचनाएँ हैं उनसे संबंधित वीडियो आते रहेंगी, इसलिए सबसे पहले आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा CET 2022 ग्रेजुएशन लेवल। इसके अंदर सबसे पहले कुछ सेवाओं के नाम दे रखे हैं और पद का नाम दे रखा है। और जो सेवाएं हैं उनसे मतलब जो विभाग है उससे संबंधित पद हैं और उन पर जो वैकेंसी लिखी गई है। इसमें 8 प्रकार के जो पद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं स्नातक स्तर में, और इनसे संबंधित ही भर्ती है ये। अब बात करते हैं सामान्य दिशा निर्देश जो हैं स्नातक स्तर की CET के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके संबंधित। समान पात्रता परीक्षा मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इससे तात्पर्य है कि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसका नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। मतलब इसके बाद एक एग्ज़ाम और होगा, संबंधित भर्ती से संबंधित एक एग्ज़ाम जो मुख्य एग्ज़ाम होगा। पहले ये परीक्षा पास करनी होगी जिससे हमें पात्रता मिल जाएगी, और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उस विशेष पद के लिए प्रत्यक्ष से मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा में पास होने के उपरांत ही हमें नौकरी में चयन किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेने मात्र से ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अहित करना होगा। सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो ये एग्ज़ाम है मात्र एक पात्रता एग्ज़ाम है, यानी कि हम कह सकते हैं ये प्री एग्ज़ाम है। इन भर्तियों से संबंधित, इन पदों की जो वैकेंसीज है इनसे संबंधित स्नातक स्तर पर इस परीक्षा के आयोजन के बाद ही हम इन पदों से संबंधित जो मुख्य परीक्षा होगी उनमें हम बैठ पाएंगे, उनमें भाग ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है सामान्य दिशा निर्देश का, वो है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल की जो है वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। एक बार कम से कम होगी, साल में ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक बार तो कम से कम होगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, मात्र जो है परिणाम की दिनांक से, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे लेकर 1 वर्ष तक वो मान्य होगा। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड है उन सभी के अंक क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। आप जितनी बार चाहो उस परीक्षा में अपना प्रयास दे सकते हो, यानी भाग ले सकते हो। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप ये पात्रता परीक्षा दे सकते हो, और जो अधिकतम आपका स्कोर होगा वो स्कोर क्या होगा, मुख्य परीक्षा के लिए माना जाएगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित लिपिक वर्ग की सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह CET में न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएँ प्राप्त करने में असफल रहता है। यानी अगर आप CET के अंदर न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करते, यानी आप इसमें पात्र घोषित नहीं होते, तो आप उनके द्वारा संचालित जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। मतलब जितनी वो वैकेंसीज रहेगी उसका 15 गुना CET से बच्चों को लिया जाएगा। उक्त श्रृंखला में उन सभी अभ्यर्थियों को जो
वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतम श्रृंखला के लिए नियत किए जाए। समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, जैसे ये दे रखा है कि भाई किस प्रकार से आप अंक आयोजित करेंगे और कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे, उससे संबंधित इसमें जानकारी दे रखी है। अगला जो पॉइंट है वो है 6 नंबर। इसमें दे रखा है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। मतलब उनके जो वैकेंसी से संबंधित जो सेवा नियम है उसके अनुसार ही आपकी जो शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव वगैरह होगा। 7 नंबर जो पॉइंट है वह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा यह स्वयं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित किस पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है या करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वही आपके एसएसओ से रहने वाली है। एसएसओ के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके हमको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा मतलब 10वीं या उसके जो समकक्ष कोई परीक्षा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार आपने अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट कर लिया, उसके बाद आप इन जो मुख्य चीज़ें हैं इनमें आप परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें विशेष तौर पर। पॉइंट नंबर 2 विशेष तौर पर ध्यान रखें, वरना आपको फिर बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे फॉर्म भरने के बाद में कि मेरे ये संशोधन है, मेरे ये नाम सही नहीं है, या जन्म तिथि सही नहीं है, या 10वीं के नंबर वगैरह गलत चढ़ गए, या आधार कार्ड के नंबर सही नहीं है, पैन कार्ड सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सबसे जो ज़रूरी है कि चाहे ई मित्र से करो चाहे सेल्फ जो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करो, तो मुख्य रूप से आप 10वीं की अंक तालिका साथ लेके जाएं। उसके आधार पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि सही ढंग से अंकित करवाएं। आधार कार्ड वगैरह हैं उनके भी नंबर वगैरह, इन सभी चीज़ों को आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान ध्यान रखना है ताकि जब भी आप फार्म भरो आगे समस्याएं नहीं आएँ। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 3 की। तो बिंदु नंबर 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी के जो हैं आधार कार्ड है, जनाधार है, उनमें माता का, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में कोई त्रुटि हो तो इन त्रुटियों को सबसे पहले आपको दुरुस्त करा लेना चाहिए। अब जो चीज़ है मुख्य इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है जो मैं बता रहा हूँ वो है कि जो 10वीं की अंक तालिका है उसमें जो डिटेल्स है, नाम है, जन्म तिथि है, DOB जो है, या पिता का नाम है, माता का नाम है, वो सभी 10th की मार्कशीट से आप अंक तालिका से वही सेम डाटा आपके आधार कार्ड और आपके जनाधार में होना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनमें अगर डाटा सेम नहीं है तो आप संशोधन करवा लें, उसके बाद ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएं। यही रजिस्ट्रेशन की जो सिस्टम है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की, वो RPSC के फॉर्म से संबंधित भी है और इनसे भी संबंधित है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके सारे रिकॉर्ड में 10वीं की अंक तालिका से संबंधित जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और लिंग होना ज़रूरी है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है, यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन जो है आधार कार्ड, जनाधार कार्ड के माध्यम से नगर के SSO ID से करता है तो उसको 10वीं की अंक तालिका और एक कोई पहचान का दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है कि भाई जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा आप जनाधार कार्ड या आधार कार्ड से नहीं कर रहे हैं, SSO ID के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पहचान का दस्तावेज यानी कोई भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें फ़ोटो युक्त होना चाहिए और अंक तालिका 10वीं की जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। अब पॉइंट नंबर जो 5 की बात करते हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र
क्रमांक जनरेट करना होगा। ये सिंपल सी चीज़ जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको जो भुगतान सुविधा दी गई उससे भुगतान करना है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। सीधी सी बात है, रिक्रूटमेंट पोर्टल द्वारा ही आपका जो भुगतान होगा पैसों का वही करना है और किसी और से जगह से आपको शुल्क भुगतान नहीं करना। 7 नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते पे हो सके। इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की। ये ज़रूरी चीज़ है। आपको जो परीक्षा शुल्क है वो उसी दिन, जिस दिन आप फार्म भरो उसी दिन जमा करा दो और अंतिम दिनांक का बिल्कुल ही इंतज़ार मत करो। अगर आप अंतिम दिनांक के 1 या 2 दिन पहले अगर भुगतान करते हो और आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं और जो है परीक्षा शुल्क जमा नहीं होता है ऑनलाइन किसी गड़बड़ी की वजह से या किसी एरर की वजह से, तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि 2 दिनों में मान लो अगर वो डेबिट अमाउंट है वो या जो ऑनलाइन एरर है वो सही नहीं हुआ तो आपका फॉर्म जो है वो अधूरा रह सकता है। इसलिए अंतिम दिनांक का कोई इंतज़ार नहीं करें, अंतिम दिनांक से पूर्व ही आप फॉर्म को समय रहते हुए भर लें। 8 नंबर पॉइंट है, आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आवेदक जो है, एप्लीकेंट जो है, वो अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर, वह मोबाइल नंबर जो परमानेंट है, ऐसे नहीं कि आप कुछ दिन बाद में उसको बदल दो या बदलने की संभावना वाले नंबर को यहाँ नहीं डालें। सीधी सी बात है, सभी ध्यान रखें। और मेल आईडी, ये 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, ईमेल और मोबाइल नंबर। इनको आप जो आपके स्वयं के और परमानेंट है, जो स्थायी रूप से हैं, जो आपको याद हैं, वही इसमें डालना है ताकि जो इस जिस फार्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जैसे एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, रिजल्ट वगैरह हो गया या अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगी। अब पॉइंट नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के रिव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप फॉर्म भर लो तो उसके बाद में आपको आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त हुआ है या नहीं, ये जांच लेना अनिवार्य है। यदि आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो आपका फॉर्म नहीं भरा गया है, उसे दोबारा से अच्छे से भरकर सबमिट करें। पॉइंट नंबर 10 जो है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो, जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्प नंबर ये कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, आपके सामने हैं, नोट कर लेना। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर ये कुछ इस प्रकार से हैं, इन पर संपर्क करना। अगर कोई भी जिस श्रेणी के तहत आप आवेदन कर रहे हो और उसमें कोई समस्या आए तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने और तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। तो अपने को ऐसा काम करना ही नहीं है। आप जिस श्रेणी के हैं उसी श्रेणी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत सूचना नहीं देनी है। गलत सूचना देने से आप जॉब नहीं लगोगे, जॉब आप अपनी मेहनत से लगोगे। इसलिए जितना हो सके गलत और फॉल्ट सूचना देने से बचें और अपना ओरिजिनल जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है या जेन्युइन जो आपकी डेटा है वही फीड करके फॉर्म भरें, जिससे कि आपको भी इन फ्यूचर कोई परेशानी नहीं हो और बोर्ड भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं करे। तो इसलिए जितना हो सके सावधानी से, एक बार नहीं 2 बार आप फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, रजिस्ट्रेशन करो उस समय प्रीव्यू कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरो। जल्दबाजी हम बहुत करते हैं। अभी जब मैं आपको ये वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ तो कुछ लोग इसको पूरा नहीं देखेंगे, इसको बीच में ही छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ही हमें असुविधा होती है। ई मित्र वाले के पास जाते हैं, ई मित्र वाला जैसे मन आए वैसे फॉर्म भर देता है। उसके घर से क्या जा रहा है, साल भर बाद में जब एग्ज़ाम होता है तब हमें वो फार्म याद आता है, हम फिर उसको ई मित्र वाले को क्या कह सकते हैं। इसलिए फॉर्म जो है वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए सारे जो नियम हैं इनको पढ़ लें और मेरे साथ जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुनें, ताकि आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई समस्या नहीं है। आप खुद स्वयं अपने इतने सक्षम हो जाओगे इस जानकारी से कि आप अपना फॉर्म खुद भर सकते हो और इससे त्रुटि होने की संभावना 99% कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान से वीडियो पूरा अंत तक देखें। अब बात करते हैं 12 नंबर जो है पॉइंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान से पूर्वक पढ़ लें। यही बात जो मैंने अभी कही है वही इसमें कहा गया है 12 नंबर पॉइंट में।
निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अपने आवेदन करना है। गलत और अपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो इसमें कोई शंका नहीं है। और उसकी जिम्मेदारी भी क्या होगी, हमारी आवेदकों की होगी। गलत सूचना एवं अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जितना हो सके सावधानी पूर्वक करना है। फिर हम बोर्ड के चक्कर लगाते रहेंगे, और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से हाईलाइट करके डाली हुई है कि उसके बाद सुधार के लिए व्यवहार, कोई भी आवेदन के लिए पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आप बोर्ड जाते हो, एप्लीकेशन वगैरह देते हो, तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे, पॉइंट नंबर जो 13 है, सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in ये जो दे रखे है, या वेबसाइट का जो URL एड्रेस दे रखा है आपको, इस एड्रेस पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और इसी से ही सारी जो सूचनाएं, पत्राचार वगैरह जो है वो इस बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा। समय समय पर आप इसका निरीक्षण करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी भी सूचना से वंचित नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जितनी भी आपको ज़रूरी और मुख्य सूचनाएं होगी भर्तियों से संबंधित, RSMSB की हो चाहे RPSC की हो, आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, तो आवेदन और परीक्षा शुल्क कुछ खास वही है जैसा पिछले चला रहा है। जैसे नॉन क्रीमिलेयर और जनरल वर्ग जो हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए जो दे रखा है, जनरल वर्ग और क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है उनके लिए 450 रुपये हैं। और OBC जो नॉन क्रीमिलेयर हैं और अति पिछड़ा वर्ग SBC जो है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS जो है उनके लिए 350 रुपये हैं। समस्त विशेष योग्य जन, मतलब जितने भी अपने विकलांग श्रेणी के भाई बंधु हैं उनके लिए, और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 250 रुपये हैं। एक और जो दे रखा है वो है कि जिनकी जो आय है, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए भी 250 रुपये ही है। जैसे SC ST और विशेष योग्य जन की जितनी है उतनी ही फीस 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए भी है। अब बात, इसमें कुछ नोट दे रखा है, नोट में ये दे रखा है कि भाई अगर कोई राजस्थान से बाहर का, भिन्न राज्य का है और किसी भी जाति का है, तो उसको यहाँ सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा अगर वो आवेदन करता है राजस्थान के लिए। तो फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो 2.5 लाख रुपये से कम आए हैं और परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं, उनको जब आप नौकरी लग जाओगे या दस्तावेज सत्यापन जब होगा, लास्ट जब अंतिम जब चयन हो जाता है, चयन होने के बाद में जब दस्तावेज सत्यापन होता है, उस समय आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो 2.5 लाख रुपए में या फीस शुल्क में जो कंसेक्शन लेंगे, छूट लेंगे, उनके लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंटों में तीसरा नंबर जो है, सम्मान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार। संभावित, ध्यान देना, संभावित, ये संभावित है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सके, कम भी हो सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें क्रम संख्या दे रखी है, वही क्रम संख्या 8 प्रकार के जो पद हैं, और विभागों के नाम दे रखे, कौन कौन से विभाग के ये पद हैं। मैं कुछ इस प्रकार एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे गृह रक्षा विभाग है, उसके अंदर प्लाटून कमांडर के वैकेंसी है, पद का नाम है, और 43 पदों की वैकेंसी है इसमें। जल संसाधन विभाग में 2 प्रकार के पद है, जिलेदार और पटवारी, जो इसमें CET में शामिल करे ग्रेजुएशन लेवल में। जल संसाधन विभाग के जो पद है जिलेदार और पटवारी, जिलेदार के 0 पोस्ट हैं और पटवारी की 272 पोस्ट हैं। जल संसाधन विभाग WRD से शायद ये WRD है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। और कोष और लेखा विभाग, इसमें कनिष्ठ लेखाकार के जो पद है वो 1923 पद हैं। और राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार जो होता है, TRI होता है, उसके 198 पद है इसमें। महिला अधिकारिता विभाग है, उसमें पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग के अंदर जो पर्यवेक्षक की भर्ती है, मतलब पर्यवेक्षक का जो पद है उसके लिए 176 पद की रिक्ति है। समेकित बाल विकास सेवाएं जो हैं उसमें भी पर्यवेक्षक के लिए 0 पोस्ट हैं। और कारागार विभाग जो है उसमें उप जेलर की 49 पोस्ट है, 49 पोस्ट है जो उप जेलर की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, हॉस्टल वार्डन ग्रेड 2, 335 पोस्ट है इसमें। आप देख सकते हो 8 विभागों के कुछ इस प्रकार से जो पद हैं उनको CET के ग्रेजुएशन लेवल के अंदर शामिल किया गया है, जिनमें संभवित जो रिक्तियां हैं वो आपको इसमें बताई गई है। इसमें नोट में ये लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है पदों के अंदर, और जो नियम जो होंगे। अब बात करते हैं आगे,
समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में विशेष जो दिशा निर्देश है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी, आरक्षित श्रेणी, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, 12 जिला की शहरी आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहे। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। इसमें जो इन शॉर्ट जो बात है कि अपनी जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी का आपको आवेदन करना है और उसी कैटेगरी को स्पष्ट रूप से आपको उसमें अंकित करना है। इस प्रकार अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज श्रेणी अथवा महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से लिख रहे। अगर उन कैटेगरीज के अलावा भी आपकी सब कैटेगरीज कुछ है, जो कोई अगर यदि महिला जो है, जैसे महिला कैटेगरी है, विधवा जो है, परित्यक्ता है, दिव्यांगजन जो है, या एक्स सर्विसमैन है, या जो स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए जो श्रेणी है उसका भी उसमें उल्लेख करना है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जो टीएसपी एरिया के जो हैं एप्लीकेंट्स जो है अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। तो टीएसपी एरिया के लिए टीएसपी एरिया के ही जो आप लोकल जो हैं रेजिडेंट्स हैं वही आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अभिप्रेरित है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि भूतपूर्व सैनिक उसी को कंसिडर किया जाएगा जो राजस्थान का निवासी हैं। बाहर राजस्थान के बाहर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना फलना DOP 21/11/2019 के अनुसार दे होगा। इस प्रकार से 6 नंबर पॉइंट जो है वो दिव्यांगजनों से संबंधित है। भाई दिव्यांगजनों को कौन से नियम के तहत उनको आरक्षण का जो लाभ है वो दिया जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। मुख्य रूप से जो है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता उसमें जो है हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको महिला अधिकारिता, विभाग का नाम महिला अधिकारिता, पद जो है पर्यवेक्षक है महिला अधिकारिता। आयु सीमा जो 18 से 40 वर्ष, लगभग सभी में 18 से 40 वर्ष रहेगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, इसका तात्पर्य आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए आपके पास क्या, ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री, जिसके द्वारा आप महिला अधिकारिता, महिला जो पर्यवेक्षक है उसका आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड विभाग है जो है वह जल संसाधन विभाग, जिसमें पद है पटवारी। पटवारी के लिए कुछ इस प्रकार से योग्यताएँ दी हुई है जो है शैक्षणिक योग्यता, वो है कि आप मुख्य जो है वही स्नातक परीक्षा होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा कुछ इस प्रकार से इसमें दे रखा है जो आपके पास हो, तो ये चीज़ें हैं। एक डिप्लोमा जो होना चाहिए वो कंप्यूटर से संबंधित है शायद, जो है इस प्रकार से कि O लेवल या उस इस तरह का जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स है इस डिपार्टमेंट द्वारा। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना की राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र। मतलब कंप्यूटर की आपके पास एक डिग्री डिप्लोमा कुछ होना चाहिए जो इसमें से दे रखा है। उनमें से अगर आपके पास एक भी डिग्री डिप्लोमा और स्नातक है तो आप इस पटवारी के लिए आप आवेदन पद के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है। विधि विश्वविद्यालय से विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री हो। और जो वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा है उससे RSCIT का जो कोर्स है वो भी मान्य है। ग्रेजुएशन के साथ स्नातक के साथ कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा जो ये दे रखे हैं निम्न, इनमें से जो है वो कोई एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप पटवारी पद के लिए एलिजिबल होंगे। अब जल संसाधन विभाग की जो बात करें उसमें जिलेदार जो है वो 18 से 40 वर्ष उसकी आयु भी है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जल संसाधन विभाग में जिलेदार की जो भर्ती है उसके लिए। अब बात करें गृह रक्षा विभाग के अंदर, तो गृह रक्षा विभाग में जो प्लाटून कमांडर जो पद है उसके लिए 20 से 40 वर्ष आयु जो दे रखी है और न्यूनतम 20 है, अधिकतम 40 है। भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और उसके समतुल्य अहर्ता या नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक या दे रखा है, मतलब दोनों में से कोई एक होने चाहिए। आप विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय उससे स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं अगर नायाब सूबेदार जो हैं उससे समतुल्य या उससे ऊपर की रैंक का है अगर कोई भूतपूर्व सैनिक, तो वो प्लाटून कमांडर के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। अब 4 नंबर जो है वो है 4 नंबर पर जो है राजस्व मंडल, तहसील राजस्व लेखाकार।
इसके अंदर आपकी जो आयु लिमिट जो है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इसमें आप स्नातक, ग्रेजुएशन और उसके साथ में या आपने अगर कोई लेखा के अंदर कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लागत एवं संक्रम लेखाकार के अंदर, और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, या और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा ये DOE ACC NLIT वगैरह होने चाहिए, या व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित वगैरह वगैरह, ये सभी जो दे रखे हैं कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमास हैं तो आप इनके लिए भी आप तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार दोनों में जो योग्यता रहेगी वो सेम रहेगी। भर्तियों का डिपार्टमेंट जो विभाग जो है इनका अलग अलग है। राजस्व मंडल जो है तहसील राजस्व लेखाकार के लिए भर्ती आयोजित करेगा, और कोष एवं लेखा विभाग जो है वो कनिष्ठ लेखाकार के लिए भर्ती आयोजित करेगा। इसमें जो दे रखा है इस हिसाब से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या इनसे संबंधित कोई भी आपके पास अगर एक डिग्री है तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है इसमें आप जो है देख सकते हैं, एक बार मैं फिर आपसे क्लियर करूँ, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा, तो जिससे संबंधित है वो उसी पे ध्यान देवे। जैसे आपके पास अगर स्नातक की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से तो आपके लिए जो फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो आपके लिए मान्य है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना आपके लिए। अगर जिसने चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है तो उसके पास भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, अगर उसके पास वो है तो वो चल जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का जो ये डिप्लोमा डिग्री जो है अगर उसके पास ये है तो वो चल जाएगा। इसलिए जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता है वो अपनी योग्यता इसमें देख लें, अगर उसकी योग्यता इसमें है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद बात करते हैं कारागार विभाग जो है। कारागार विभाग की जो उप जेलर की जो वैकेंसी है वो उसके अंदर जो आयु का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 40 वर्ष रखा गया है। भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। 7 नंबर जो है समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग जो है उसके अंदर जो प्रवेशक की भर्ती है उसके अंदर जो एज लिमिट जो दे रखी है वो है 18 से 40 वर्ष दे रखी है, और स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह जो 8 नंबर जो है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उसके अंदर जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो है उसके अंदर जो आयु लिमिट रखी गई है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है, और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इनसे संबंधित पात्रता और योग्यता से संबंधित जो कुछ मुख्य जो बातें हैं वो निम्नलिखित जो नीचे दे रखी है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में से उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है यानी उपस्थित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उससे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले आपके पास शैक्षिक योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिए। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अगर दोनों हैं, रिटर्न भी है और इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू से पहले आपको योग्यता प्रस्तुत करनी है, और अगर रिटर्न है तो रिटर्न से पहले आपको योग्यता प्रस्तुत करनी है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो, यानी अगर लिखित परीक्षा तो लिखित परीक्षा से पहले, और इंटरव्यू है तो इंटरव्यू से पहले आपके पास जो मुख्य जो है शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। जो मेन एग्जाम होगा इसके बाद किसके बाद जो CET के बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उस मुख्य परीक्षा से पूर्व आपके पास में क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है, जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने जाने वाले अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उनका रिजल्ट जो है मुख्य परीक्षा से पूर्व आना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आयु पे। CET के लिए जो आयु है वो किस प्रकार से रहेगी उस पर चर्चा करते हैं। जो आयु का जो कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया तरीका, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। वही नियमों के बारे में बताए गए हैं। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा बिंदु संख्या 5 पात्रता और शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम के अंदर आपने देखा होगा संख्या जो 3 है 03 नंबर कॉलम जो है इसमें आयु सीमा का बता रखा है कि भाई अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट जो क्या है वो दे रखी है।
कुछ सिर्फ मात्र 2 वैकेंसीज कुछ ऐसी होगी जिनमें 21 से 40 है, बाकी 18 से 40 तक आप लगभग सभी में वैलिड है। राज्य सरकार और राज्य की सेवा में कोरोना काल की अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना प्रकृति ने यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से संशोधन भी जारी कर दिया जाएगा। इससे तात्पर्य है कि कोरोना के कारण जो अधिकतम आयु में 2 साल की जो छूट दी गई उसकी अधिसूचना अगर सरकार जारी करती है तो उसका संशोधन बाद में जारी कर दिया जाएगा और वो इस पर लागू होगा। CET की जो एग्ज़ाम है इस पर वो लागू होगा, यानी कि जिनके 2 साल कम पढ़ रहे हैं या जिनको 2 साल की छूट लेनी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं उस आयु सीमा में जो छूट का मामला है वो कैटेगरी वाइज है, आप पढ़ सकते हैं। मैं जो है इस नोटिफिकेशन को है जो अपने टेलीग्राम चैनल जो लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको ये पूरा जो PDF के रूप में मिल जाएगा और आप वहाँ आराम से ये पढ़ लें। इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत कम अभ्यर्थियों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। इसके बाद जो चलते हैं अपन आवेदन के जो परीक्षा शुल्क और जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो देख लो आप। जो उस परीक्षा शुल्क है वो ई-मित्र से भी जमा करा सकते हैं, नेट बैंकिंग है, ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से जमा करा सकते हैं। और मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फॉर्म है जो आप खुद भरना सीखें और फॉर्म भरने से संबंधित जो जानकारी होगी मैं जल्दी जब भी वीडियो बना के आपको डाल दूँगा कि भाई CET का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जो वीडियो है और इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आप कमेंट के अंदर लिखिए, मैं उसका जवाब जितना होगा एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। जो अब दिनांक जो दे रखी है फॉर्म भरने की और शुल्क जमा कराने की वो कुछ इस प्रकार से कि 22/9/2022 से 21/10/2022 तक, यानी 22/9 से मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और 21/10 तक चलेंगे और ये इस प्रकार से रहेगा। और इनको आप जितना जल्दी हो सके अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आप जल्द से जल्द भर दें और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना तो मैं आपको भर के फॉर्म ऑनलाइन वीडियो डाल दूंगा किस तरह से फॉर्म भरना है और आप घर पे भर सकते हैं। 150 रुपये का जो आपको फ़ायदा ही होंगे। परीक्षा का आयोजन जो है वो कुछ इस प्रकार से बताया गया है बोर्ड ने कि सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल की जो CET है उसका आयोजन दिनांक 6/1/2023 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के मध्य किया जाएगा और इसके लिए जो सूचना होगी बोर्ड की वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी और परिवर्तन का जो अधिकार है वो बोर्ड के पास सुरक्षित है। और इन सभी की सूचना जो है सम्मान पात्रता परीक्षा की जो आयोजन की जो सूचना है वो हमारे YouTube चैनल पर भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मुख्य जो सूचना वो है यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है, अगर मान लो शिफ्ट में आयोजित होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये आपको पहले से ही बता दिया जाता है। अब प्रवेश पत्र जो है प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे, जो आप जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब आपको सूचना दे दी जाएगी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। अब अयोग्यता से संबंधित जो है कुछ इस प्रकार से ये सूचनाएं आप PDF में देख लेना और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो विशेष कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं वो भी आप एक बार फॉर्म भरने से पूरा पढ़ लेना और फॉर्म भरने का जो वीडियो मैं यहाँ ऑनलाइन डाल दूँगा जिससे आप देख लेना, जिससे कि आपके लिए सही रहेगा। मुख्य चीज़ें यही है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करो तो सारी सूचनाएं ध्यान से डालना, क्योंकि अगर एक भी अगर त्रुटि रहेगी तो आप बाद में सुधार नहीं कर पाओगे। हस्ताक्षर और फोटोग्राफ से संबंधित दिशा निर्देश दे रखे हैं वो जो इस प्रकार से कुछ आपको करने हैं। स्रोत लेखन की सुविधा उनके लिए जो जिनको नेत्रहीन है या जिनको सुनने में प्रॉब्लम है या कुछ लिखने में प्रॉब्लम है उनके लिए स्रोत लेखन की सुविधा यहाँ पर दे रखी हैं जिस प्रकार से हैं। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी है, आपको संशोधन कराना तो 300 रुपये लगेंगे। तो इस 300 रुपये क्यों लगाने, आप जब OTR जब कराओ फर्स्ट टाइम ही आप सारी सूचनाएं जो हैं वो पूरी एकदम देख के पूरे अच्छी तरीके से जांच परख करके फिर ही आप OTR रजिस्ट्रेशन करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना 300 रुपये करके आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कुछ इस प्रकार से जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उनके आधार पर अब जो परीक्षा की इसकी पाठ्यक्रम जो संबंधित है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके लिए जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है मैं अलग से डाल दूंगा। आज इतने ही आवेदन से संबंधित चर्चा करनी थी, जो चर्चा हो गई है। मुख्य चीज़ यही है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। CET से संबंधित जितनी भी समस्याएं होगी उनका समाधान हमारे YouTube चैनल पर किया जाएगा। आपको कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हर तरह से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे।
आप बस निश्चिंत होकर फेथ बनाए रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको यहीं पर सभी समाधान मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे कि आने वाली जो वैकेंसीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।